हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जी के जीएस में। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये देना चाहती हूँ कि मैंने अपनी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने यूनिट वाइज सब अलग अलग बना दी हैं। अब आप मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है, यदि आप उसमें जाएंगे तो आप यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 इन सभी यूनिट्स की आपको सेपरेट अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। अब चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिएगा, ये मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैंने पिछली वीडियो में अपने कराया था और उससे पहले कंप्यूटर का मटेरियल तो चल ही रहा है, आप सभी जानते हैं। आईसीटी से संबंधित आपका जो यूनिट नंबर 3 है वो चल रहा है। तो देखिएगा, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया था कि दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 4 टाइप्स थे, मैंने पढ़ा दिए हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, प्रोसेसर, डिवाइस, ड्राइवर एंड देन आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब देखिए, आज हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और आपका स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर के बारे में देखने जा रहे हैं। तो देखिएगा, शुरू करते हैं हम इससे। ये देखिए, मैंने आपको सब करा दिया है, ये वाला है ना, अपनी पिछली वीडियो में। देखिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना, ये देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो दूसरा वाला टाइप है सॉफ्टवेयर का, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था। देखिए, और मैंने आपको ये भी बताया था कि सॉफ्टवेयर हम किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर देखिएगा, अब हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये क्या होता है, तो देखिए, यह एक या अधिक प्रोग्रामों का वह समूह है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का वह समूह है जिसे प्रोग्रामर्स द्वारा एक विशेष कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का वह समूह जिसे प्रोग्रामर्स के द्वारा कोई स्पेसिफिक कार्य को, विशेष कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और देखिएगा, ये आपके 2 तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया था। देखिए, आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी आवश्यकता के अनुसार, जैसे लिखने के लिए, आंकड़ों को रखने के लिए, गाना रिकॉर्ड करने के लिए, वेतन की गणना करने के लिए, लेन देन का हिसाब आदि के लिए, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग पर्पस से होते हैं। उदाहरण के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर आदि, है ना। अब देखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। मैंने आपको भी बताया था 2 तरीके के ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला होता है आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका होता है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। देखिएगा, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये केवल एक विशेष कार्य हेतु सीमित नहीं होते। उदाहरण के लिए, एक वर्ड प्रोसेसर को जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी देखिए, उदाहरण के लिए एक वर्ड प्रोसेसर को हम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में डाल सकते हैं, इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रयोक्ता इन्हें एक लेख को लिखने, रेस्टोरेंट को मेन्यू बनाने या एक पोस्टर बनाने जैसे विविध अलग अलग कार्यों के लिए हम इसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अब देखिएगा, इसके बारे में इन्होंने आगे बताए हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बताए हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में। तो देखिएगा, सबसे पहला आपका आता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो देखिएगा, उदाहरण के लिए वर्ड स्टार, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट आदि, ये किसके उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के। दूसरा जैसे देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो देखिएगा, इसमें जैसे कि उदाहरण के तौर पर लोटस 1, 2, 3 या आपकी एक्सेल शीट या आपकी गूगल डॉक्स, ठीक है, ये आपके किसके उदाहरण है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के। नेक्स्ट देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि DMS, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। DMS क्या है तो आपको पता होना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखिएगा, इसके क्या उदाहरण है, जैसे कि फॉक्स प्रो या आपका ओरेकल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका DPS, यानी कि डेस्कटॉप पब्लिक
पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। इसमें आपके जो उदाहरण हैं वो हैं आपके एडोब पेज मेकर या आपका कोरल ड्रॉ या है आपका इलिस्ट्रेटर आदि, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा, अगला हम देखते हैं ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन पैकेजेस। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? पावर पॉइंट, मैक्रोमीडिया, माइक्रोमीडिया नहीं, मैक्रोमीडिया और गूगल डॉक्स आदि। ये किसके उदाहरण हैं? ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, प्रेजेंटेशन पैकेजेस के। आगे देखिएगा, अब हम इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दूसरे टाइप पर चलते हैं, जो है आपका स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर या आपका स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो देखिए, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी विशिष्ट कार्य हेतु यानी किसी विशेष कार्य को करने के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर स्मार्टफोन में स्थापित कैमरा एप्लीकेशन फोटोग्राफ खींचने के विशेष प्रयोजन हेतु डिज़ाइन किया जाता है। इसी प्रकार शतरंज खेलने का सॉफ्टवेयर केवल शतरंज खेलने का ही कार्य करता है, ठीक है। इसी तरह से देखिएगा, ये आपके क्या हो गए? स्पेशल सॉफ्टवेयर हो गए। आगे चलिएगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि आपकी अब हम बात करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। कंप्यूटर किसी कार्य को करने के लिए प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर किसी काम को करने के लिए प्रोग्रामर द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करता है। तो देखिएगा, इसमें अब हम देखेंगे कंप्यूटर केवल एक भाषा समझता है जिसे हम क्या कहते हैं? मशीनी भाषा कहते हैं। यानी कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझ सकता है उसे हम मैकेनिकल या मशीन लैंग्वेज कहते हैं। यह भाषा वंस या ज़ीरोज़ यानी कि आपके बाइनरी डिजिट्स जो होती हैं 1 और 0 इन पर बेस्ड होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? देखिए, बाइनरी भाषा भी कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा को इस प्रकार से समझा जा सकता है। देखिए, कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस होती हैं आपकी दो तरीके की होती हैं। पहली होती है आपकी कौन सी? लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरी आपकी होती है हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। कंप्यूटर लैंग्वेज कितने तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं। पहली है आपकी देखिए लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज में भी दो टाइप्स हैं। कौन कौन से? मशीन लैंग्वेज और दूसरा है आपका असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज किसके पार्ट्स हैं? लो लेवल लैंग्वेज के हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अब हम आगे बात करते हैं कंप्यूटर भाषा की प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। देखिए, मशीन लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। मैं आपको पिछली वीडियोस में पांचों की पांचों जो अपनी कंप्यूटर्स की हमारी पीढ़ियाँ हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ कि इसमें कब किस में क्या यूज़ किया गया था, कौन सा ईयर था, या आपका किस लैंग्वेजेस को उस समय यूज़ किया गया था, ठीक है। तो अब हम इसी के बारे में देख रहे हैं कंप्यूटर भाषा की। ये भाषा की हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रथम पीढ़ी, ठीक है। वहाँ पर हमने कंप्यूटर्स का देखा था। तो देखिएगा, पहली पीढ़ी आपकी मशीनी भाषा, वह भाषा जो कंप्यूटर समझता है मशीनी भाषा या मशीन लैंग्वेज कहलाती है। इस भाषा का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता था। यह भाषा वंस और ज़ीरोज़ पर बेस्ड थी और इसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो देखिएगा, वंस और ज़ीरोज़ के सेट का कंप्यूटर के लिए एक विशेष अर्थ होता है। एग्जाम्पल, ये देखिए उदाहरण दिया गया है इन्होंने इस तरीके से, है ना। ये बाइनरी कोड्स वगैरह होते हैं, ये मैं आपको बता दूंगी आगे भी कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। आगे देखते हैं, मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग करना कैसा होता है? कठिन होता है। कैसा होता है मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग करना? तो ये आपका कठिन होता है मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग करना। इन्हीं कारणों से यह प्रयोक्ताओं यानी कि यूज़र्स के बीच लोकप्रिय नहीं है। इस भाषा में ट्रांसलेटर प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता? हम बात करेंगे कंप्यूटर भाषा की दूसरी पीढ़ी के बारे में। तो देखिए, ये आपकी क्या है? असेंबली लैंग्वेज, है ना। पहली पीढ़ी थी आपकी मशीनी भाषा, दूसरी आपकी असेंबली लैंग्वेज। तो देखिएगा, मशीनी भाषा की कमियों को दूर करने के लिए असेंबली लैंग्वेज या असेंबली भाषा को विकसित किया गया। इसमें बाइनरी भाषा वंस और ज़ीरोज़ के स्थान पर निमोनिक, कौन से? निमोनिक कोड का प्रयोग किया गया, जिनको समझना और याद करना आसान था। जैसे जोड़ने के लिए ऐड वर्ड यूज़ करना, घटाने के लिए सब्ट्रैक्ट का सब यूज़ करना, है ना। डेटा को मेमोरी में लोड करने के लिए लोडिंग का LD ले लेना। असेंबली भाषा के कोड
या कोड्स को मशीनी भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए क्या ये मेन लाइन है, इसे पढ़ लीजिए फिर से। असेंबली भाषा के कोड्स को मशीनी भाषा में बदलने के लिए हम असेंबलर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि एक क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आगे देखिए, ये देखिए असेंबली भाषा, ठीक, इसको हम असेंबलर के माध्यम से मशीनी भाषा प्रोग्राम में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। असेंबली भाषा जो है चेंज हो रही है मशीनी भाषा प्रोग्राम में, किसकी मदद से, असेंबलर की मदद से। आगे देखिएगा, देखिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। असेंबली भाषा में मशीन भाषा की अपेक्षा, असेंबली भाषा में जो कि आपकी सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है और जो मशीनी भाषा ये आपकी फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है, इसकी अपेक्षा प्रोग्रामिंग करना सरल होता है एवं इसमें प्रोग्राम में सुधार करना भी सरल होता है। असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया गया। आगे देखिए, कंप्यूटर भाषा की तीसरी पीढ़ी की अब हम बात करेंगे। तो तीसरी पीढ़ी की भाषा कौन सी है, देखिए असेंबली भाषा की जो तीसरी पीढ़ी की भाषा है वो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। तो देखिए असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज की कमियों को दूर करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को विकसित किया गया। इसे तीसरी पीढ़ी की भाषा भी कहते हैं। आगे देखिए, ये बोलचाल, यह बोलचाल व लेखन में प्रयुक्त भाषा के काफ़ी करीब है। कौन सी भाषा, आपकी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, जो हम भाषा बोलते हैं आमतौर पर या जो लिखते हैं उसके काफ़ी, कहना चाहिए, करीब है। इस लैंग्वेज में कोड के स्थान पर अंग्रेजी भाषा में निर्देश दिए जाते हैं, जिससे प्रोग्राम को समझना और लिखना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस लैंग्वेज में, किसमें, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए किसी विशेष कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी कंप्यूटर पर प्रोग्राम बनाना व चलाया जा सकता है। किसी भी कंप्यूटर पर प्रोग्राम आप बना भी सकते हैं, चला भी सकते हैं। इसमें प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर व इंटरप्रेटर का प्रयोग किया जाता है। यानी इस प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, आप करते हैं कंपाइलर का। इसमें प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग कंपाइलर, प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग कंपाइलर या इंटरप्रेटर का प्रयोग करना पड़ता है। हाई लेवल भाषा को प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है। देखिए ये कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये मैं आपको सब समझा चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियोस में। आप जाकर के मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है कंप्यूटर वाली यानी कि ICT वाली, आप उसको जाकर के चेक कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर भाषा की चौथी पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। तो देखिएगा यह भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, इसमें प्रोग्रामिंग करना सरल होता है। ये भाषा डिक्लेरेटिव, कैसे, डिक्लेरेटिव होती है, अर्थात इसमें क्या करना है पर जोर दिया जाता है, ना कि कैसे करना है पर, ठीक है। मतलब इसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि क्या करना है ना, बल्कि ये नहीं दिया जाता कि कैसे करना है, ठीक है, क्या करना है। उदाहरण के तौर पर SQL, फॉक्स प्रो, पर्ल आदि। आगे देखिएगा, उच्च स्तरीय भाषाएं एवं उनके अनुप्रयोग, उच्च स्तरीय भाषाएं एवं उनके अनुप्रयोग। तो देखिएगा उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण कौन कौन से हैं, कोबोल है ना, लोगो, बेसिक, एल्गोल, C++, प्रोलॉग, पास्कल, जावा, C#, RPG रिपोर्ट, प्रोग्राम जनरेटर, लिस्प और स्नोबॉल। ये सब आपकी क्या है, हाई
लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। अब देखिएगा इनके हम अनुप्रयोगों के बारे में यानी इनकी एप्लीकेशंस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए सी लैंग्वेज, यह हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका उपयोग सामान्य कार्यों के लिए करते हैं। इस भाषा को वर्ष 1970 में अमेरिका की कंपनी बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज में, ठीक है, बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज में कंप्यूटर वैज्ञानिक कौन से, डेनिस एम रिची, मैंने आपको बताया भी था, डेनिस एम रिची द्वारा विकसित किया गया था। ये आंतरिक प्रोसेसर रजिस्टर का परिचालन करती है और इसलिए प्रोसेसर निम्न स्तर के मशीनी निर्देशों को लिख सकता है, ठीक है, और इसीलिए जो प्रोसेसर होता है वो निम्न स्तर के मशीनी निर्देशों को लिख सकता है। सी लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज के गुण होते हैं। किसके गुण होते हैं? असेंबली लैंग्वेज जो है आपकी उसके गुण होते हैं। यह एक छोटी और संक्षिप्त भाषा है। कैसी है? ये एक छोटी और संक्षिप्त भाषा है। आगे देखिएगा, अब हम बात करेंगे सी भाषा का लाभ क्या है। तो देखिए सी भाषा का लाभ है कि इससे लिखे गए प्रोग्राम को एक मशीन से दूसरी मशीन में डालने के लिए बिना परेशानी के बदल सकते हैं। इस भाषा का प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे जटिल प्रोग्राम को बनाने में होता है। आगे देखिएगा कोबोल। अब देखिए कोबोल की सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये इसका संक्षिप्त रूप क्या है? कोबोल। इस लैंग्वेज को विशेष रूप से बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया है। इसको वर्ष 1960 में यूएस इंडस्ट्री सरकारी कमेटी ने विकसित किया था। कोबोल का प्रयोग बड़े व्यापार और व्यावसायिक अनुप्रयोगों जैसे बही खाता, लेखा जोखा, वेतन फाइल इत्यादि में कार्य करने के लिए किया जाता है। यह साधारण और निर्धारित संख्यात्मक ऑपरेशन को भी हल कर सकती है। यह फोर्ट्रॉन की अपेक्षा अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ये फोर्ट्रॉन जो आपकी एक लैंग्वेज होती है उसकी तुलना में या उसकी अपेक्षा अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के परिचालन के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। अब देखिएगा इसे छद्म अंग्रेजी रूप में लिख सकते हैं जो कि बिजनेस में प्राय उपयोग होती है। इसके अंग्रेजी की तरह के कथन को आसानी से समझा जा सकता है। इसकी पर अब कमी क्या है? देखिए इसकी कमी ये है कि ये एक कॉम्पैक्ट भाषा नहीं है ना, ये एक कॉम्पैक्ट भाषा नहीं है, ये लिखने में आसान नहीं है और ना ही इसे फोर्ट्रॉन की तरह जटिल अंकगणितीय या मैथमेटिकल गणनाएं कर सकती है। कौन सी भाषा? ये जो आपकी लैंग्वेज है, कौन सी? अभी हम पढ़ रहे हैं कोबोल के बारे में, है ना। देखिए कोबोल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात करेंगे फोर्ट्रॉन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रॉन वर्ष 1954 में IBM कंपनी ने बनाया था, परंतु इसकी व्यावसायिक रिलीज कब हुई थी? 1957 में। यह भाषा वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग संगणना के लिए बहुत आसान है क्योंकि इसमें जटिल गणितीय ऑपरेशन को हल करने के कई फंक्शंस हैं। यह सुसंबद्ध कॉम्पैक्ट प्रोग्रामिंग भाषा है। यह वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग प्रोग्राम की कई लाइब्रेरीज फाइलों को प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब ये जो है वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की कई लाइब्रेरीज जो फाइल्स होती हैं उनकी प्रोसेसिंग के लिए ये उपयुक्त नहीं है, ठीक है। इसके कई सारे वर्जन हैं। पहले फोर्ट्रॉन 4 काफ़ी प्रचलित था। वर्ष 1977 में अमेरिकी नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने एक मानक प्रकाशित किया जिसे फोर्ट्रॉन 77 कहते हैं, जिससे कि सभी निर्माता एक ही प्रकार की भाषा का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये थी फोर्ट्रॉन लैंग्वेज की बात। अब हम बात करेंगे C++ क्या है? देखिए C का ही एक विस्तारित रूप है ये C++। मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया था। देखिए C भाषा का प्रयोग करके बनाया गया है। C इसकी वाक्य रचना का आधार है, ठीक है, सिंटेक्स का आधार है। यद्यपि C++ का प्रयोग C भाषा की तरह
प्रोसीजरल है ना, प्रोसीजरल प्रोग्राम लिखने में कर सकते हैं, लेकिन इसकी वास्तविक उपयोगिता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लिखने में है। किस में है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लिखने के लिए C++ भाषा की उपयोगिता है। आगे देखिए, इस प्रकार C++ प्रोग्राम भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सुविधा भी प्रदान करती है। नेक्स्ट लैंग्वेज है हमारी जावा। क्या है हमारी नेक्स्ट लैंग्वेज? तो वो है आपकी जावा। आपने सुनी होगी जावा। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्वतंत्र है, जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसे इंटरनेट पर प्रयोग हेतु बहुत सुरक्षित, पोर्टेबल, उच्च प्रदर्शन, मल्टी थ्रेडेड और गतिशील भाषा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। C और C++ जैसी अन्य सामान्य उद्देश्यों वाली भाषाओं की तुलना में इसका API प्रयोग करने और सीखने में आसान है। आगे देखिए, जावा प्रोग्रामिंग भाषा की वाक्य संरचना C भाषा पर ही आधारित है। जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये आपकी C भाषा पर ही इसकी वाक्य संरचना बेस्ड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कई अवधारणाएं C++ की तरह हैं। जावा की सफलता का मुख्य कारण इसकी नेटवर्किंग विशेषता और ऑब्जेक्ट को एक उद्यम वातावरण में वितरित करना है। आगे देखिएगा प्रोलॉग। यह भाषा उन प्रोग्रामों के लिए उपयुक्त है जिसमें जटिल तार्किक ऑपरेशन होते हैं। प्रोलॉग का मुख्य प्रयोग कृत्रिम बौद्धिकता यानी कि कृत्रिम बौद्धिकता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है। किसका? प्रोलॉग का इस्तेमाल। यह भाषा फ्रांस में विकसित हुई थी। जापानियों ने इसे अपनी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर प्रोजेक्ट के लिए मानक भाषा चुना था। जो जापानीज़ थे उन्होंने अपनी जो 5th जनरेशन थी उसके जो कंप्यूटर प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने इसको मानक भाषा के रूप में चुना था। किसको? प्रोलॉग लैंग्वेज को। यह बड़े डेटाबेसों को रखने, नियम आधारित एक्सपर्ट सिस्टम एप्लीकेशन के लिए काफ़ी उपयुक्त है। प्रोलॉग का विस्तृत रूप है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। क्या है? प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ठीक, यह गणितीय तर्क पर आधारित होती है। प्रोलॉग तथ्यों और ऑब्जेक्ट की व्याख्या करता है। कथन जो कि सहज रूप से सही होते हैं तथ्य कहलाते हैं, जबकि नियम गुणों और संबंधों की व्याख्या करते हैं जो कि दी गई परिस्थिति के आधार पर सही होते हैं। आगे देखिएगा विजुअल बेसिक। कौन सा? विजुअल बेसिक। बेसिक भाषा से यह विजुअल बेसिक विकसित हुई। किससे? बेसिक जो आपकी लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज BASIC है ना, इससे आपकी विजुअल बेसिक विकसित हुई है। इसमें कई C स्टेटमेंट्स, फंक्शन और कीवर्ड्स होते हैं, जिनमें से कई विंडोज़ GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस से सीधे जुड़े होते हैं। इसमें कार्य इतना आसान होता है कि इसके कुछ कीवर्ड्स को सीखकर एक नया यूज़र भी उच्च उपयोगी एप्लीकेशन को आसानी से बना सकता है। यह भाषा या इस भाषा में यह सुविधा होती है कि यूज़र जटिल पैकेजों को थोड़े ही समय में बना सकता है। चाहे आप खुद के लिए कुछ बनाना चाहें अथवा किसी समूह के लिए या एक बड़े एंटरप्राइज सिस्टम अथवा इंटरनेट के द्वारा पूरे विश्व को एप्लीकेशन वितरित करना हो। विजुअल बेसिक में आपकी ज़रूरत की सभी चीज़ें होती हैं। किस में होती हैं? विजुअल बेसिक में। ठीक है, और ये देखिए बेसिक भाषा का ही एक विस्तारित रूप है। अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की, और ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो देखिएगा, अब हम अपनी वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहे हैं और कंप्यूटर नेटवर्क हम अपनी वीडियो में अगली वीडियो में लेंगे। तो मेरे चैनल को सुनने के लिए, मेरी वीडियोस को सुनने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सुझावों को आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।